नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नेट में स्वागत है। माय डियर डॉक्टर्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसके पहले का मतलब लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखे हो तो उसे भी जरूर देख लो, क्योंकि वो भी कंपलसरी है, एक दूसरे से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। और अगर उसको नहीं देखते हो तो फिर इसको भी समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ख्याल रखना है कि क्लास को अब्सेंट नहीं करना है, सबको लगातार देखते जाना है। ओके, बिकॉज तुम्हें पता है कि ये फेवरेट टॉपिक है नीट का, और प्रत्येक साल इवन इस बार भी जो एग्जाम हुआ है क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए में हम लोग इन ओरिजिनल में देखते क्या है, सीखते क्या है। न्यूक्लियोसोम मॉडल में पता है कि डीएनए तो हमें डबल हेलिकल मॉडल में नजर आता है, ओके, लेकिन क्रोमोजोम तो ऐसा नजर नहीं आता, क्रोमोजोम तो कुछ ऐसा नजर आता है। तो अब ऐसे से ऐसे कैसे हो गया? तो इसका क्या होता है? कोयलिंग, रिक्वेलिंग, सुपर कोयलिंग। तो रिक्वेलिंग, कोयलिंग, सुपर कोयलिंग के द्वारा बनता है न्यूक्लियोसोम, मतलब क्रोमोजोम बनता है, और इस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे उसके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals। और इससे भी अगर ज्यादा जानना है त्रिभुवन कुमार भारती के बारे में, बोले तो मेरे बारे में गूगल पे लिख डालना है त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल सब कुछ बताएगा। ठीक है, तो आज जो बारी है हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो यू कैन सी हियर, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए में यहाँ पर कोयलिंग, सुपर कोयलिंग, रिकोयलिंग, ये सारा प्रोसेस को एक एक करके दिखलाया गया है। किस प्रकार से कोयलिंग और रिकोयलिंग होता है हम लोग को यहाँ पर यही देखना है, जिसको हम लोग डीएनए पैकिंग कहते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में चलेंगे क्योंकि ये 10 मिनट क्लास ऑलरेडी हो चुका था और आगे भी बढ़ाना है, सो थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं। ओके, लेकिन जहां तक हो गया था उससे आगे जब चलेंगे तो फिर अपना स्पीड में ही चलेंगे, ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। और बच्चों, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो पूछ डालो, शर्माने की बात नहीं। अगर शर्माए तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, इसीलिए पूछ डालो क्वेश्चन। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन रहता है तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ओके, इन यूकैरियोट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन्स। ये जो कोयलिंग एंड सुपर कोयलिंग बोले तो डीएनए का जो पैकिंग होता है ना, पैकेजिंग, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के द्वारा होता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डन, उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो बना हुआ है वो बेसिक एमिनो एसिड का बना हुआ है। कैसा एमिनो एसिड? बेसिक एमिनो एसिड का बना हुआ है, और उसका 2 है जो इसमें बनाने में योगदान देता है। ऐसा नहीं कि बेसिक एमिनो एसिड सिर्फ 2 ही होता है, इसमें पैकेजिंग में जो हेल्प करता है वो एमिनो एसिड सिर्फ 2 ही है। वो क्या है? लाइसिन एंड आर्गिनिन। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लाइसिन एंड आर्गिनिन जो कि बेसिक एमिनो एसिड है। ओके, तो यहां पर अब जो हिस्टोन प्रोटीन होता है कई प्रकार का, जो कि तुम यहां पर देख रहे हो, पैकिंग एंड रिपैकिंग किया गया है, जिसमें कि 4 प्रकार का हिस्टोन मतलब ऑक्टेट का फॉर्मेशन किया हुआ है, जिसको कि हम लोग 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, और इस 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को जो बांधने वाला, जो डीएनए को ये पैकिंग कर रहा है, वो है 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? हिस्टोन्स एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में रीऑर्गेनाइज होता है और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। जो स्मॉल सेगमेंट होता है जो कि अलग अलग मतलब एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियोसोम यहां पर है, दूसरा न्यूक्लियोसोम यहां पर है। यू कैन सी हियर, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा जो कि बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको जो जोड़ने वाला है ना, 2 न्यूक्लियोसोम का जो स्मॉल डीएनए स्ट्रक्चर से, इसे ही लिंकर डीएनए कहते हैं। डन, न्यूक्लियोसोम ऑन लिंकर डीएनए टुगेदर कंस्टिट्यूट क्रोमैटोसोम। न्यूक्लियोसोम ऑन लिंकर डीएनए टुगेदर कंस्टिट्यूट क्रोमैटोसोम। मतलब
न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिला के एक साथ अगर बात करते हैं तो उसे क्रोमेटोसोम कहेंगे हम लोग। न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो न्यूक्लियोसोम चेन है, इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो ये एक बीड लाइक अपीयरेंस देता है। जैसे माला बनता है ना, तुम लोग माला देखे होगे, ये जो माला बनता है तो होता है ना, धागे में पिरोया हुआ रहता है मोती, उसी प्रकार से ये नजर आता है। ठीक है बच्चों, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ लेट अस मूव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। तो ये जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसमें अलग अलग प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है। तो वो कौन कौन सा हिस्टोन्स है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें से H2A, H2B, H3 एंड H4 ये जो चार हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये चारों क्या करता है? अकर्स इन पेयर्स टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और एन्यू बॉडी। ये जो कोर है ना, मेन रूप से न्यूक्लियोसोम का जो कोर का फॉर्मेशन करता है वो यही ऑक्टामर है। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम यही ऑक्टामर है और यही बनाता है इसको मेन रूप से। क्योंकि चार आगे की तरफ जो डायग्राम देखे थे, मैं बैक जा रहा हूं, यहां पर देखो चार जो है 1 2 3 4 आगे की तरफ है और चार इसके जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ है, 1 2 3 4। और वही जो अभी कॉम्बिनेशन बताया H2A, H2B, H3 एंड H4, ये कंबाइंड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनाता है। अब H1 जो है, H1 इज अटैच्ड ओवर द लिंकर डीएनए। अब ये जो H1 प्रोटीन है वो लिंकर डीएनए में अटैच्ड होता है। ठीक है, ये देख लो यहां पर दिख रहा है ना, H1 यहां पर है जो कि लिंकर डीएनए में अटैच्ड है। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी हियर हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शंस। अब हिस्टोन और डीएनए आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है हमें यह देखना है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स contain positively charged basic amino acid, that is lysine and arginine. Histone proteins contains positively charged basic amino acid, that is lysine and arginine. यहां पर क्या होता है, जो अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, लाइसिन और आर्गिनिन दो अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड डीएनए इज निगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप ऑन इट्स बैकबोन। और इसका बैकबोन होता है, अभी आगे चल के हम लोग आज ही देखने वाले हैं कि डीएनए में जो उसका बैकबोन होता है वो फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ होता है, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें डीएनए में वो निगेटिवली चार्ज होता है। H3PO4, यही H3PO4 दिख रहा है क्या? यहां पर लिख देता हूं, H3PO4 यही निगेटिवली चार्ज हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ दीज अपोजिट चार्ज इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड हाई बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन हिस्टोन्स एंड डीएनए। क्या है? द रिजल्ट्स ऑफ दीज अपोजिट चार्ज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये जो निगेटिवली चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी होता है, काफी जोरदार बांध के रहता है, और जो कि डीएनए और हिस्टोन के बीच में जोरदार अट्रैक्शन रखता है। ओके, नाउ कमिंग टू द सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग। अभी जो फोल्डिंग होता है ना, एक तो ऑक्टोसोम देखे, ओके, अब आगे इसका फिर से रिकॉइलिंग होता है जो जिसको कि हम लोग सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। क्या होता है इसमें? द बीडेड स्ट्रिंग्स इज कोइल टू फॉर्म सिलिंड्रिकल कोइल और सोलेनॉइड हैविंग 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। द बीडेड स्ट्रिंग इज कोइल टू फॉर्म सिलिंड्रिकल कोइल। मतलब यहां पर जो बीडेड स्ट्रिंग है ना, सिलिंड्रिकल कोइल फिर से दिख रहा है, यहां पर बीडेड स्ट्रिंग है और ये फिर से रिकॉइलिंग होकर सिलिंड्रिकल कोइल का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, जिसमें कि एक कवरिंग में पर टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है, प्रत्येक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम। एंड न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है जो थिकेस्ट ऑफ, मतलब ये जो न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें थिकनेस कितना होता है? 10 नैनोमीटर, which gets further condensed and coiled to produce solenoid of 30 नैनोमीटर। मतलब पहला टर्न जो बना जिसमें कि 6 न्यूक्लियोसोम है, उसका जो डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। अब दूसरा जो होता है फिर से उसका सुपर कोइलिंग होता है और उस कोइलिंग का जो फिर से थिकनेस बनता है 30 नैनोमीटर। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर फर्दर कोइल्स, अब फिर से उसमें फर्दर कोइलिंग होता है टू प्रोड्यूस क्रोमेटिन फाइबर ऑफ 300 नैनोमीटर
एंड क्रोमेटिड्स ऑफ 700 नैनोमीटर, मतलब 300 नैनोमीटर बनता है, फिर से क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है कोइलिंग होके, जो कि 700 नैनोमीटर का होता है, एंड अल्टीमेटली मेटाफेज क्रोमोसोम ऑफ 1400 नैनोमीटर डायमीटर, और लास्टली 1400 नैनोमीटर डायमीटर का मेटाफेज क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो तुम इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये मेटाफेज क्रोमोसोम है। नाउ मूव फॉरवर्ड। ये अब जितना भी बातें हम बोले तुम्हें, अब उसी को यहां पर पिक्टोरिकली दिखलाया गया है, पिक्चर के फॉर्म में दिखलाया गया है, जो कि तुम्हें याद रखेगा और याद रखने में काफी होगा। क्या है पहला नंबर, देख लो यहाँ पे, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स डबल हेलिक्स जो है शॉर्ट रेंज है, 20 मतलब 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम, हम लोग आगे चल के भी देखेंगे उसके। अब क्या है यहाँ पर ऑक्टामोर के ऊपर जो बनता है बीड ऑन ए स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जो कि 11 नैनोमीटर का बनता है। उसके बाद इस तरीके से फिर से सोलेनॉइड का फॉर्मेशन होता है, जो बताया कि 6 न्यूक्लियोसोम से बनता है। इसका अब थिकनेस होता है 30 नैनोमीटर। अब इसका फिर से कोइलिंग होता है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म, क्रोमोसोम का एक्सटेंडेड फॉर्म में 300 नैनोमीटर का फॉर्मेशन करता है। फिर से इसका कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, फिर से कंडेंस होता है 700 नैनोमीटर, एंड लास्टली जो मेटाफेज क्रोमोसोम होता है वहां पर 1400 नैनोमीटर का फॉर्मेशन होता है। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट अस मूव। अब एक न्यूक्लियोसोम मॉडल में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसी प्रोटीन। अब अभी तक जो देख रहे थे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन देखे, अब यहां पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी है। तो क्या करता है इसमें, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो हायर लेवल का जो कोइलिंग होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए होता है, लेकिन उसके आगे का जो कोइलिंग होता है जिसमें कि सोलेनॉइड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ क्रोमेटिन वगैरह का, तो उसके लिए अब अलग प्रकार का नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब इसे ही कलेक्टिवली अगर सबको एक साथ मिला दें तो इसे ही कलेक्टिवली कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम लोग पहला क्लास में ही देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रोटीन भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो अब प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल के रूप में या डीएनए है, इसका थोड़ा सा सर्च करते हैं। इसके ऊपर कई सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आज हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग पीएमटी में। अब तो सभी पीएमटी को मिला के एक ही पीएमटी बचा है जिसका नाम है नीट। ओके, लेट अस मूव। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिससे कि ये प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो है ग्रिफिथ्स एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया वो हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये दो प्रकार का अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम लोग जो देख रहे हैं सबसे पहला वाला ग्रिफिथ्स एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, इन 1928, पेन का कलर बदलना होगा, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये जो ग्रिफिथ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग बैक्टीरियम के स्ट्रेन के ऊपर किया। एक लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि एस स्ट्रेन था और दूसरा आर स्ट्रेन था, दो अलग अलग स्मूथ एंड रफ स्ट्रेन को लिया। तो इसमें क्या है, दिस बैक्टीरियम कॉजेज न्यूमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये जो स्मूथ वाला है ना, मतलब इसमें से एक कोई डिजीज नहीं फैलाता और दूसरा वाला डिजीज फैलाता है। अब इसी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले दोनों के बारे में देख लेते हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन क्या होता है। तो जो एस स्ट्रेन है इट इज स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन, जो आर स्ट्रेन है वो क्या है, रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। मतलब ये वायरुलेंट है, ये डिजीज फैलाता है, और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ये डिजीज नहीं फैलाता, मतलब ये न्यूमोनिया नहीं कॉज करता है। प्रोटेक्टेड बाय पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। अब ये एस स्ट्रेन में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है, जबकि अगर इसकी बात करें तो प्रोटेक्टिव कैप्सूल इज एब्सेंट आर स्ट्रेन में। फॉर्म्स स्मूथ ग्लिसनिंग कॉलोनीज ऑन अगर मीडियम। अब ये कॉलोनी जो बनाता है स्मूथ ग्लिसनिंग, चमकीला कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है स्मूथ।
ये स्मूथ वाला, और जबकि ये रफ कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है जब ये कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाता है इसका। तो और ये कॉजेज निमोनिया एंड ये रफ स्टेन डज नॉट कॉजेज निमोनिया। अब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ही इंजेक्टेड लाइव रफ बैक्टीरिया इनटू माइस बट द माइस डिड नॉट डाई। मतलब जो रफ बैक्टीरिया है, रफ स्टेन, उसको डाला माउस में, चूहियों में, तो इसमें चूहियों को कोई असर नहीं पड़ा, वो जिंदा रहा क्योंकि उसमें निमोनिया तो हुआ नहीं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि वो स्मूथ वाला बैक्टीरिया को डाला चूहों में और चूहा मर गया, क्योंकि वहां पर इस एक्सपेरिमेंट में लाइव दिया और वो डिजीज कॉज कर दिया उसमें। अब क्या किया उन्होंने, ही इंजेक्टेड माइस विथ मिक्सचर ऑफ लाइव रफ बैक्टीरियम एंड हीट किल स्मूथ बैक्टीरियम। अब उन्होंने क्या किया, जो रफ वाला था वो जिंदा और जो डिजीज फैलाने वाला था स्मूथ, उसको हीट किल कर दिया, मतलब गर्म करके उस बैक्टीरिया को मार दिया। अब दोनों को मिक्स करके एक चूहों में डाल दिया। अब क्या हुआ, दिस मिक्सचर कॉज्ड निमोनिया एंड किल्ड द माइस। अभी जो मिक्सचर जो डाला गया यहां पर देख रहे हो मिक्स करके, अब ये क्या किया, निमोनिया कॉज किया और साथ ही साथ चूहे को मार दिया। अब यहां पर यह सवाल आता है, जो डिजीज फैलाने वाला था उसको तो मार के डाला गया ना, जो डिजीज नहीं फैलाने वाला था उसको जिंदा डाला, लेकिन जो डिजीज फैलाने वाला था उसको मार के डाला गया, उसके बावजूद भी यहां पर मर गया। लाइव स्मूथ बैक्टीरियम वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड ऑफ डेड माइस। जो माइस का डेथ हो गया ना, जो चूहे की मौत हो गया, जब उसका ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो डिजीज फैलाने वाला बैक्टीरिया था जिसको कि मार के डाला गया, लेकिन जब उसमें चेक किया गया तो वो जिंदा फॉर्म में उसमें मिला। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर देखते हैं, ठीक है, ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम डेड स्मूथ बैक्टीरिया हैड एंटर्ड लिविंग रफ बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द स्मूथ बैक्टीरिया। अब इनका कहना हुआ कि ऐसा कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रिंसिपल जरूर यहां पर इन्वॉल्व हुआ है, जो कि रफ वाले से भले ही वो मर गया था, लेकिन उसका कुछ केमिकल फॉर्म चाहे जो भी हो वो निकला और वो स्मूथ वाले में एंटर कर गया। सॉरी, स्मूथ वाला कुछ रफ वाले में एंटर कर गया, जिसका परिणाम हुआ कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रफ वाले में और वो स्मूथ में कन्वर्ट हो गया और डिजीज कॉज कर दिया। ट्रांसफॉर्म्ड स्मूथ बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम द डेड माइस प्रोड्यूस्ड स्मूथ बैक्टीरिया व्हेन ग्रोन इन ए कल्चर। और जब वहां से जो स्मूथ बैक्टीरिया निकला था ना, मरे हुए जीव से, मरे हुए चूहे से, तो उसको जब ग्रो करवाया गया तो स्मूथ बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। इसे साबित हुआ कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन यहां पर इसका कुछ ड्रॉबैक रह गया। ग्रिफिथ्स का प्रॉब्लम रहा कि कुछ चीजें वो इससे कंक्लूड नहीं कर सका। क्या हुआ इसमें, ग्रिफिथ वाज नॉट एबल टू नो रोल ऑफ माइस इन चेंज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब यहां पर जो बैक्टीरियल स्ट्रेन में जो चेंजिंग हो गया ना, इसके बारे में उन्होंने नहीं पकड़ सका। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विच कॉल्ड वायरुलेंस। अब यहां पर जो वायरुलेंस वाला एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था उसका क्या कंपोनेंट था, इसके बारे में भी इन्होंने पता नहीं कर सका। नाउ कमिंग टू द एवरेज एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट खत्म ग्रिफिथ का, अब एवरेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसी चीज को प्रूव करने के लिए। कब, 1944 ओटी एवरी एंड सी मैक्लियोड एमसी कार्टी separated extract of smooth virulent bacteria into proteins, DNA and carbohydrate fractions। अब उन्होंने क्या किया, उस समय तक में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर गया, 1944 की बात है। तो जो स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया था ना, उसके अलग अलग कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर लिया। जैसे अब उसका प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था बैक्टीरिया में उसको अलग कर लिया गया। अब क्या किया, ईच फ्रैक्शन वाज सेपरेटली एडेड टू अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग लाइव रफ बैक्टीरिया। अब प्रत्येक कंपोनेंट को, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड डीएनए को अलग अलग ग्रुप में कल्चर मीडियम में डाला जहां पर कि रफ बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो उन्होंने क्या देखा, द कल्चर विच रिसीव डीएनए फ्रैक्शन फ्रॉम वायरुलेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्मूथ बैक्टीरिया। अब जिसमें कि डीएनए फ्रैक्शन डाला गया था ना, वो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया और इस स्मूथ बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर दिया। दिस प्रूव दैट डीएनए वाज ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। और इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था वो डीएनए था। ओके, एंड व्हेन डीएनए फ्रैक्शन वाज ट्रीटेड विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम इट बिकेम इनएक्टिव।
और जब इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया गया तो वो इनएक्टिव हो गया। एंड दिस कंफर्म दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इफ सेल्स आर किल्ड विथ हीट। और ये इस बात को प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और ये हीट करने से खत्म नहीं होता। ओके, तो अब आते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की केस में। इट इज परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज इन वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बाय ए सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एक फॉर्म से जो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो भी परमानेंट इनहेरिटेबल, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाने लायक है, इसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो अगर हमारे 12th का एग्जाम दे रहे हो और अगर वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ देता है तो तुम्हें इस चीज को लिखना है। लेकिन अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो तो लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सबस्टेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। और वो सबस्टेंस जो कि ट्रांसफॉर्म काउज कर रहा है उसे ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट हम लोग कहेंगे। अब हम लोग एवरेज एक्सपेरिमेंट के ही आगे पार्ट देखते हैं। अल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन 1952 यूजिंग वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिसको कि बैक्टीरियोफेज कहते हैं हम लोग, या बैक्टीरियोफेज बोलो या बैक्टीरियोफाज। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्होंने। Such viruses are called bacteriophage. Bacteriophage gets attached over the surface of bacterium and inserts its genetic material into the bacterial cell. और ये क्या करता है वायरस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है, जो देख रहे हो यहाँ पर बैठ रहा है, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो डीएनए, मतलब जिसको डीएनए या आरएनए जिसका भी ये बना हुआ है वो अपने होस्ट में डाल देता है, मतलब बैक्टीरिया में डाल देता है। और बैक्टीरिया के अंदर उसी के सारा मशीनरीज को यूज करके नया नया वायरस बनते जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म यूजिंग इस्चेरिचिया कोलाई एंड बैक्टीरियोफाज T2 और इस्चेरिचिया कोलाई को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया। T2 बैक्टीरियोफाज हैज डीएनए कोर एंड ए प्रोटीन कोट। अब T2 बैक्टीरियोफाज जो है उसमें डीएनए कोट और डीएनए कोर एंड प्रोटीन कोट का बना हुआ रहता है। T2 फाज इंजेक्ट इस डीएनए कोट इनटू बैक्टीरियम बट द प्रोटीन कोट्स रिमेन आउटसाइड। तो यहां पर क्या होता है कि जो डीएनए है उसको अंदर डालता है जबकि प्रोटीन कोड तो बाहर में ही रह जाता है। ठीक है, तो अब जो हर्शी एंड चेस जो एक्सपेरिमेंट किया वो इसमें कई सारे स्टेप्स इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया। क्या क्या इन्वॉल्व किया? नंबर 1 लेबलिंग, नंबर 2 इन्फेक्शन, नंबर 3 ब्लेंडिंग एंड नंबर 4 सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर हम लोग प्रत्येक स्टेज को एक एक करके देखते हैं। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं लेबलिंग। लेबलिंग में क्या किया? They grow some viruses on medium that contain radioactive phosphorus and some other on medium that contain radioactive sulfur। मतलब वायरस को ग्रो करवाया ऐसा मीडियम में जहां पर कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था और दूसरे ग्रुप को जहां पर कि रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट द नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो जब उसको ग्रो करवाया गया तो वहां पर पाया गया कि जो वायरस जो फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया गया था तो उसका डीएनए में फॉस्फोरस कंटेनिंग मटेरियल था, मतलब फॉस्फोरस था बट प्रोटीन में नहीं था, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है प्रोटीन में नहीं होता, डीएनए में होता है। एंड वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। और जो सल्फर में जिसको ग्रो करवाया उसमें प्रोटीन में तो सल्फर था बट डीएनए में नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता, सल्फर तो प्रोटीन में होता है। ओके, तो ये हो गया लेबलिंग। तो लेबलिंग में रेडियोएक्टिव सल्फर was incorporated into the sulfur containing amino acid, that is sulfur containing amino acid में जाता है, कौन कौन है वो? cysteine and methionine। therefore it became a part of bacterial proteins, और इसीलिए ये जो सल्फर कंटेनिंग पार्ट है वो बैक्टीरियल प्रोटीन का पार्ट बन गया। एंड रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, मोस्टली डीएनए। जो डीएनए मेन रूप से बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसका पार्ट बन गया ये फॉस्फोरस। ओके, तो अब यहां पर देखो हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट का पार्ट यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है। एक में है सल्फर लेवल कोर, मतलब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कोर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है तो उसमें सल्फर है। और दूसरा में जो है वो फॉस्फोरस लेवल डीएनए, ग्रीन जो कलर से दिखलाया गया यहां पर। अब देखो क्या होता है, इन्फेक्शन किया तो इन्फेक्शन जब किया तो डीएनए डलता है ना, वो
बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए डालता है बैक्टीरिया में, तो इसीलिए जो ग्रीन से दिख रहा है ये डीएनए इस सेल के अंदर डाल दिया। और यहां पर जो लेबल किया गया है सल्फर से, तो प्रोटीन डालता ही नहीं, इसलिए प्रोटीन बाहर में ही रह गया। डीएनए आया, अब इसमें ब्लेंडिंग क्या हुआ, जो होस्ट का डीएनए था उसके मशीनरी को यूज करना स्टार्ट हुआ और उसके साथ में मिक्स हो गया। ठीक है, अब उसके साथ में मिक्स किया, अब इसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेपरेट कर लिया गया। अब यहां पर ऐसे दो स्टेज को दिखलाया गया, हम यहां पर इन्फेक्शन वाला स्टेज, सेकेंड स्टेज को डिटेल में देखते हैं। बोथ टाइप ऑफ लेबल फेजेज वेर अलाउड टू इन्फेक्ट नॉर्मली कल्चर बैक्टीरिया इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट। अब दोनों जो सल्फर कंटेनिंग, यहां जो देख रहे हो सल्फर कंटेनिंग और फॉस्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरिया को अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया वायरस के द्वारा, ओके, इन्फेक्शन में। एंड डीएनए वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोटीन कोट वाज लेफ्ट आउट। तो इसमें क्या होता है, डीएनए ही इंट्रोड्यूस होता है ना, देख लो यहाँ पे डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया दोनों केस में, बट प्रोटीन कोट बाहर में ही रह गया। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड फेज, दैट इज ब्लेंडिंग। यहाँ क्या होता है, एज द इन्फेक्शंस प्रोसीड the bacteria were agitated in a blender to break the contact between viruses and bacteria. As the infection proceeded, the bacteria were agitated in a blender to break the contact between viruses and bacteria. अब यहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन के जस्ट बाद उसको एगिटेट किया जाता है ताकि वहां पर ब्रेकिंग हो जाए। कैसे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है, जब तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी करोगे या मान लो लैब टेक्नीशियन वगैरह का अगर ट्रेनिंग करोगे तो वहां पर देखोगे काफी हैवी है। हमारे लैब में ये प्रेजेंट नहीं है, ये हाई क्वालिटी का जहां पर लैब होता है या बायोटेक्नोलॉजी लैब वगैरह में होता है या साइंटिफिक लैब में होता है, सिंपल स्कूल या कॉलेज के लैब में नहीं होता, तो हमारे स्कूल में नहीं है। ओके, हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। अब जो हैवियर बैक्टीरिया है ना, वो नीचे पैलेट के फॉर्म में जम जाता है। एंड सुपरनेटेंट कंटेन्स लाइटर वायरल कोट्स विच डू नॉट इंटर बैक्टीरियल सेल्स। और जो सुपरनेटेंट है ना, वो कोट है जो कि बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं करता। तो पैलेट एज वेल एज सुपरनेटेंट वाज एनालाइज। अब पैलेट को भी और सुपरनेटेंट जो कि नहीं जमा, थक्का नहीं हुआ, दोनों को एनालाइज किया जाता है। फेज विथ लेबल प्रोटीन डिड नॉट मेक बैक्टीरिया लेबल। अब जो लेबल प्रोटीन का जो फेज था वो बैक्टीरिया को लेबल नहीं किया गया। एंड रेडियो एक्टिविटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट विच कंटेन्स ओनली एम्प्टी फेज कैप्सिड। लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो शो किया गया वो सुपरनेटेंट में था, जो लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस था, क्योंकि जो कि सिंपली कैप्सिड ही है, मतलब प्रोटीन कोट ही है, डीएनए नहीं है। तो अब हम लोग पारी आता है एनालिसिस की। द प्रोजेनी ऑफ द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज अगेन टेस्टेड फॉर रेडियोएक्टिविटी। अब जो दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस था, अब उसका भी एनालिसिस किया गया। रेडियोएक्टिव वाज एब्सेंट इन द वायरस डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स हैविंग लेबल प्रोटीन्स। जो लेबल प्रोटीन था उसमें रेडियोएक्टिविटी वाज एब्सेंट था, क्योंकि डीएनए में तो था ही नहीं, इसीलिए गया ही नहीं। एंड द वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स हैविंग लेबल डीएनए पोजेसेस रेडियोएक्टिविटी डेफिनेटली, क्योंकि जिसका पेरेंट लेबल डीएनए से बना हुआ था वो रेडियोएक्टिविटी को शो करेगा, क्योंकि फास्फोरस तो वहां पर वही बोला जाएगा ना। एंड दिस शोज दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन। और ये शो करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन है। क्लियर हो गया बच्चों सभी का यहां तक? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के लिए लेसन नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।